4 साल, कैसा रिपोर्ट कार्ड, कैसी उपलब्धि, यूपीए सरकार में जमकर भ्रष्टाचार। कार्यकर्ता भाइयों, इतनी भ्रष्ट केंद्र की सरकार और कांग्रेस तो परंपरागत रूप से भ्रष्ट है। इतने घोटाले किए हैं कि ए से लेके जेड तक सारे शब्दों पे कांग्रेस के घोटाले हो गए हैं। ए से आदर्श सोसाइटी घोटाला, बी से बोफोर्स घोटाला, सी से कॉमनवेल्थ घोटाला, डी से देवास एंट्रिक्स और दरेश डाल में स्टॉक घोटाला, ई से एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना और एनरॉन घोटाला, एफ से फोडर घोटाला, चारा घोटाला, जी से गाजियाबाद भविष्य निधि और गुलाबी चना घोटाला, एच से हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट हवाला और हसन अली कैम्प स्कैम, आई से आईपीएल फिक्सिंग, जे से जुगवार, एम से मधुकोड़ा माइन घोटाला, आर से राशन कार्ड और राइस एक्सपोर्ट घोटाला, एस से सत्यम शेयर घोटाला, टी से टेलीकॉम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, एक्स से एक्सिस बैंक घोटाला, वाई से यार्न घोटाला और जेड से जमीन घोटाला। 10 वर्षों से मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भारत की जनता को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। भयंकर गला काट महंगाई से जनता कुचली जा रही है। महाभयंकर भ्रष्टाचार से देश के खजाने खाली कर दिए गए हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। रुपए का मूल्य निरंतर गिरता जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने की कगार पर सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के काबोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के काबोल। रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सोयाबीन का काबे हाल, गर्मी से तुझके हैं गाल, घिर गए पत्ते पक गए बाल। अरे सोयाबीन का काबे हाल, गर्मी से तुझके हैं गाल, घिर गए पत्ते पक गए बाल। और मक्का जी जी खाए गई मात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। घोटालों और महंगाई से दबे हुए समाज के गुस्से से अपनी सरकार को बचाने के लिए सोनिया गांधी और मनमोहन की यूपीए सरकार ने अनेक षड्यंत्र रचे। कभी सीबीआई के माध्यम से विपक्षी दलों को और अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई चाल कामयाब नहीं हुई तो केजरीवाल नाम के एक ढोंगी को लाके खड़ा कर दिया गया, जिसका काम था लोगों को मुद्दों से भटकाना और कांग्रेस से हटते जनाधार को विपक्ष के पास जाने से रोकना। केजरीवाल ने अन्ना हजारे के प्रचंड आंदोलन के माध्यम से अपने आप को स्थापित किया। इसने और इसके बाकी नक्सली साथी देशद्रोही कम्युनिस्ट जो हर देशद्रोह का काम करने वाले लोगों का समर्थन करते थे, उन लोगों ने अन्ना हजारे के माध्यम से वापस अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। फिर अन्ना हजारे को धोखा देकर एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया। अन्ना के मना करने के बावजूद इनका उद्देश्य था हर देशभक्त के मार्ग को रोकना। क्या केजरीवाल को न सच देखना पसंद है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश के अंदर, न सच सुनना पसंद है, इट इज अ पॉलिटिकल कंस्पिरेसी, न सच बोलना पसंद है। ये गलतफहमी मीडिया वालों ने पूरे देश के अंदर फैलाई हुई है। केजरीवाल ने कहा, मैं मीडिया से नहीं डरता। हम मीडिया से भी नहीं डरने वाले। केजरीवाल भी जान जाएं, मीडिया भी उनसे नहीं डरती। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि देश में मोदी की हवा है। अब देखिए,
हम आपको सुनवाते हैं केजरीवाल की वो असलियत जिसमें वो मान रहे हैं देश में मोदी की लहर है। बात सिर्फ यह है कि ये बात वो कैमरे के पीछे मान रहे हैं। एक ये कहा जा रहा है देश में मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। मेरे को लगता, मैं पूरे देश में कई जगह घूम चुका, मैं कई राज्यों में गया इन दिनों में, मुझे कहीं लहर नहीं दिखाई देती। मोदी की पॉपुलैरिटी के बारे में आपके क्या कहना है? वो पॉपुलर है कि नहीं? सर नेचुरली आज मोदी को लेके एक हवा तो है देश के अंदर, इसको नकारा नहीं जा सकता। क्या हुआ? केजरीवाल झूठ बोले और मीडिया उसे सच बनाकर दिखा दे तो मीडिया अच्छा, जब मीडिया झूठ की पोल खोल दे तो केजरीवाल और उनकी टीम मीडिया को बिकाऊ बताए। आज हम आपको केजरीवाल और उनकी टीम का एक एक झूठ दिखाएंगे, आपको ऐसे सबूत दिखाएंगे जिससे देश की जनता को समझ आ जाएगा केजरीवाल मीडिया से इतने नाराज क्यों हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था वो ना बीजेपी का साथ लेंगे ना कांग्रेस की मदद, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों की कसम भुला दी, कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली। आपको सुनवाते हैं केजरीवाल की वो यादगार कसम। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। अब क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि जो ईमानदारी की बात करते हैं उनकी असलियत क्या है? क्या ईमानदार वो होता है जो बच्चों की कसम खाकर पलट जाता है? क्या ईमानदार वो होता है जो चिट्ठी लिखकर देता है कि 10 कमरों का मकान मुझे चाहिए, एक्सपोज हो जाने पर उस चिट्ठी को छुपा लेता है? केजरीवाल को ईमानदारी की परिभाषा एक बार फिर समझनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यह कहकर वोट मांगे थे कि वो वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। घूम घूम कर कहा वो और उनके विधायक बड़े सरकारी मकान नहीं लेंगे। मैंने उनका ऐड देखा था जिसमें कहते थे कि सरकार में आने के बाद हमारे मंत्री आपके बीच में रहेंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद केजरीवाल ने खुद 10 कमरों का घर ले लिया। इस मामले में केजरीवाल की जमकर आलोचना हुई। 10 कमरों के घर की मांग अरविंद केजरीवाल ने खुद चिट्ठी लिखकर की थी। ये वही चिट्ठी है जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए 2 डुप्लेक्स फ्लैट्स की मांग की गई। लेकिन उनको यह बात बड़ी परेशान कर गई कि मीडिया ने इस पर सवाल क्यों उठाए, मीडिया के कैमरे इन घरों में क्यों पहुंच गए। यह शायद टीस उनकी आज तक गई नहीं है कि इसकी वजह से उन्हें 5-5 कमरों वाले 2 डुप्लेक्स को छोड़ देना पड़ा। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कई बार दावा किया कि वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं। क्या केजरीवाल जनता को मूर्ख समझते हैं? क्या वो मीडिया को धमकाना चाहते हैं? हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जब केजरीवाल वीआईपी सुरक्षा के घेरे में नजर आए। क्या उनको ये सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही थी? 7 फरवरी को केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा वालों की महासभा में भाषण दिया। उनके पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड लगातार खड़े थे। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिक्योरिटी वाले तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये उन स्कूटर वालों की मीटिंग में जा रहे थे जिन स्कूटर वालों ने केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, वोट दिए थे। इनसे अब उन्हें डर लगने लगा था। इस तरह के दोहरे मापदंड। एक और चीज, केजरीवाल दावा कर रहे थे कि उनके सारे उम्मीदवार बेदाग छवि के हैं, और जब मैंने उनके दागी उम्मीदवार देसराज राघव के बारे में पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ, बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देसराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं। आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखा। मेरे को सारी पता है सर, मैं अभी बता देता हूं सर। अच्छा, आपको पता है, उसके बावजूद आपने इनको टिकट दे दी? मैं सारा केस बता देता हूं आपको। वाह,
मैं सारा केस आपको बता देता हूँ। इसके अलावा भी कोई और है? नहीं, बहुत है अभी तो शुरुआत है। रवीन जी क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। देशराज राघव अचल शर्मा के खिलाफ पिछली बार इंडिपेंडेंट काउंसलर का चुनाव लड़े थे। अचल शर्मा बीजेपी का आदमी है उत्तम नगर से। अचल शर्मा बुरी तरह से हार गया। मैं अचल शर्मा की नहीं पूछ रहा, माफिया तो ये है जिनको आपने टिकट दिया है। बात तो बता दूं आपको। मैं पूछ रहा हूं कि क्या इनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत है कि नहीं है? सर मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को जवाब देने देंगे तब तो मैं आप जवाब दे ही नहीं रहे, आप तो दूसरे बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही काम चलेगा? आपकी मर्जी। जब राजनीति में आए तो ऐसे सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं जवाब देने अब आप बच नहीं सकते इन चीजों से। तो बता तो रहा हूं मैं। अगर आप बेईमान आदमी को टिकट देंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। चलिए अब बोलूं मैं? बोलिए। अचल शर्मा को इन्होंने पिछली बार हराया था। आप अचल शर्मा के पीछे पड़े आप? सर ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देशराज राघव सर ये नहीं है उनके दुकान, एक भी दुकान देशराज राघव के सामने अगर आप साबित कर दें हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। नहीं ये प्रूफ है, ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन आई है। ये प्रूफ है, ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी, हाँ लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको आरटीआई का शौक है दिखाइए, ये लीजिए आरटीआई, ये आरटीआई की कॉपी है। इसके बाद भी एक और आरटीआई हुई थी, इसके बाद एक और आरटीआई आई थी। एक मिनट सुनिए, क्या बात हुई? ये आरटीआई दे दी आपने, इसके बाद एक और आरटीआई होगी। सुनिए तो सही, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये जो आरटीआई आई थी, एक मिनट, ये देशराज राघव के खिलाफ एक आरटीआई है। हाँ। लोकायुक्त की अगर आप पूरी कंप्लेंट पढ़ें, लोकायुक्त की कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने अचल शर्मा ने एक आरटीआई डाली जिसके अंदर उनको एक इंफॉर्मेशन मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरी आरटीआई डाली जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कबूल किया कि हमने जो पिछली आरटीआई का जवाब दिया था वो गलत था और देशराज राघव के नाम पे एक भी दुकान नहीं है। देखिए, आपके समर्थक के बारे में इल्जाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त ये सब करने लगते हैं। किसी दूसरे के बारे में इल्जाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्जाम लगा देते हैं। सर मैं जिस देशराज यादव की एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, ये तो छोड़ दीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं पहली आरटीआई, दूसरी आरटीआई। इनके पिताजी की डेथ हुए 4.5 साल हो गए। ये मेरे पास बैंक के रिकॉर्ड है, उनकी पेंशन अभी भी उनके नाम में आ रही है। सर इन्होंने चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं। बैंक की कॉपी है, अभी हाल ही में बैंक में जमा हुए पैसे। हाँ तो सर इसमें से उन्होंने 4 साल पहले जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी बैंक को, वो चिट्ठी की कॉपी अगर आप मेरे को पहले बताते, हाँ। मैं वो सारे सबूत लेके आ जाता आपके पास। आप पहले आदमी जो मुझे कह रहा है आपकी अदालत में आया तो मुझे पहले बता देता क्या कर रहा है। तो सर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट आपने भी, मैं आपको काउंटर देने के लिए तैयार हूं। जब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं ना, तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट पर लगाए हैं। हाँ तो सर आप तो उसके बाद आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके खिलाफ में, उसको पहले बता देते हैं मैं आपके खिलाफ ये बोलने वाला हूं, जवाब लेके आ जाओ। इस सवाल का जवाब केजरीवाल के पास नहीं था। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी चैनल पर लाइव दिखाई देती है, जिसके अंदर वो किसी पर भी किसी भी तरह के इल्जाम लगाते हैं, क्या वो उस व्यक्ति को उसके सबूत देते हैं? क्या वो उस व्यक्ति को अपनी सफाई देने का मौका देते हैं? केजरीवाल जी, ईमानदार होना अच्छी बात है, बेईमानों को एक्सपोज करना अच्छी बात है, लेकिन यह कहना कि सिर्फ मैं ईमानदार हूं बाकी सारे चोर हैं, जुडिशरी भी गलत है, टीचर्स भी गलत हैं, वकील भी गलत हैं, मीडिया भी गलत है, एक आप दूध के धुले हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। नाम सपोर्ट देंगे ना सपोर्ट देंगे। आप कांग्रेस से किसी तरीके से समर्थन लेने को तैयार होंगे? नहीं सर, हम किसी से समर्थन नहीं लेना और ना समर्थन। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। मैं मुख्यमंत्री के रूप में आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहां रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नीचे, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ।
इस हाथ मुफ्त पानी। उस हाथ हवा के बिल वाला मीटर। याद कीजिए, जब आपने इन मीटरों में हवा फूंक कर जनता को दिखाया था कि पानी न हो तो फूंक मार दो, फिर भी मीटर दौड़ पड़ेंगे। यही कहते हुए आपने इन मीटरों का विरोध किया था, लेकिन आपके कुर्सी पर बैठने के बाद भी वही मीटर लगाए जा रहे हैं। शक इस बात का हुआ कि कहीं कुर्सी पर बैठते ही आपने यू टर्न तो नहीं मार लिया। अब आप ही बताइए कि आपकी कथनी और करनी में कहीं फर्क तो नहीं। सी न्यूज के पास एक ऐसी चिट्ठी मौजूद है जो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठा रही है। ये 29 जनवरी 2014 की वो चिट्ठी है जो टाटा पावर की तरफ से दिल्ली सरकार को भेजी गई थी। इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि अगर अप्रैल से गैस के दाम बढ़ाए गए तो टाटा भी बिजली के दाम 28 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा देगा। यानी दिल्ली वालों पर महंगी बिजली की मार 1 अप्रैल से पड़नी तय है। अब सवाल यह है कि 29 जनवरी को लिखी हुई चिट्ठी को अब तक दिल्ली सरकार ने दबाए क्यों रखा? दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने की धमकी से अरविंद केजरीवाल ने लोगों को आगाह क्यों नहीं किया? क्या इसकी वजह अरविंद केजरीवाल का टाटा प्रेम है? क्योंकि केजरीवाल अक्सर ईमानदारी का सर्टिफिकेट टाटा को देते रहते हैं। टाटा वालों ने आज तक गड़बड़ नहीं करी। वैसे ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल 1989 से 1992 तक टाटा स्टील में नौकरी कर चुके हैं। वो टाटा के जमशेदपुर के डिजाइन प्लांट में पोस्टेड थे। तो क्या अरविंद केजरीवाल टाटा को इसी नमक का हक अदा कर रहे हैं? दिल्ली के बिजली संकट के लिए आने साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के झूठ पर एक तरफ जहां ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खुलासे ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा है। और आरोप ये है कि क्या वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट हैं। आरोप है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत में अपने कामों को अंजाम देने के लिए वित्तीय संस्था इन्क्यूटेल के माध्यम से फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग की है। फोर्ड फाउंडेशन की एजेंट सिमरत ली ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की NGO कबीर के लिए काम किया। आरोप ये लगा है कि सिमरत ली ने 2010 में दिल्ली में 4 महीने रहकर कबीर के आगामी एजेंडे की रिपोर्ट तैयार की थी। आरोप ये है कि NGO कबीर को 2007 से लेकर 2010 तक फोर्ड फाउंडेशन से कुल 86 लाख रुपए मिले थे। 2010 में सिमरत ली के दिल्ली प्रवास के दौरान कबीर को दोबारा करीब 1000 करोड़ रुपए मिले। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फोर्ड के एजेंट सिमरत ली, जिनके संबंध अरविंद केजरीवाल से और लगातार वो उनके संपर्क में भी रही हैं। केजरीवाल के लिए उन्होंने बाकायदा काम किया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत में अपने कामों को अंजाम देने के लिए वित्तीय संस्था इन्क्यूटेल के माध्यम से फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग की। और सड़क से सियासत करने वाले केजरीवाल की पार्टी का झगड़ा सड़क पर आ गया। 2 महीने से जवाब मांग रहा हूँ। ये 11 सवालों का जवाब मैं 2 महीने से मांग रहा हूँ, नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल बाहर आए, आप उनको झूठा करार दे रहे हैं, आप उनको झूठा करार दे रहे हो। सच्चाई क्या? अरे सच्चाई ये खुद झूठा है। ये जिंदल का दलाल है, जिंदल का। ये CIA का दलाल है। ये जिंदल का दलाल, CIA का दलाल, फोर्ड फाउंडेशन का दलाल है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुख दर्शन समाचार। मैं मरिया सुल्तान। अब देखते हैं दिल्ली के गुमशुदा व्यक्तियों के समाचार। तस्वीर में दिखाया गया व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित है। नाम A ट्रेजेडीवाल। कार्यकाल की उम्र 49 दिन 5 घंटे 14 मिनट और 12 सेकंड। रंग लगातार बदलता रहता है। स्वभाव पलटी बात, कभी भी अपनी बातों से पलट सकता है। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। पार्टी नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। वैगन आर से जाऊंगा, मेट्रो से जाऊंगा, रिक्शा से भी जाऊंगा, मैं जेट प्लेन से जाऊंगा। यस। गुमशुदा व्यक्ति थोड़ा तुनक मिजाजी और जिद्दी भी है। और जनहित में हम बता दें कि ये व्यक्ति कहीं भी और कभी भी धरने पर बैठ सकता है। गले में कफ और हाथ में झाड़ू लिए ये शख्स
दिल्ली की जनता को बनाकर अपने कुछ साथियों के साथ देश भर में हंगामा मचा रहा है। देखिए, सुनिए, एक मिनट। सर, आप बिना परमिशन के माइक पे नहीं गा सकते। मैं आम आदमी हूँ, तुम सिस्टम वाले लोग आम आदमी के सुरों को नहीं जानते। आपको पता चलेगा पार्टी क्या है। कम ऑन गाइस। चादर ना ठोकना काम मेरा रोज का, ना कोई मुझको रोके ना कोई मुझको टोके। यो ट्रेजेडी किंग, चादर ना ठोकना काम मेरा रोज। पॉलिटिकल माखी सावंत के उपनाम से पहचाने जाने वाले ट्रेजेडी वाल के प्रसिद्ध आइटम नंबर्स है धरना जरूरी है, मेट्रो को कर दिया जाम, मेरी पुलिस मुझको ही म्याऊं, कांग्रेस मिक्स तो दिल्ली फिक्स, बेबीज डे आउट इन गुजरात इत्यादि। उनका नया शौक है नमो का विरोध करना। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे ड्रामेबाजी लेके नमो का नाम। गुमशुदा हुए इस शख्स को आखिरी बार गुजरात के कुछ इलाकों में अनशंत मांगों के साथ देखा गया था और कहीं कहीं पे वो जिंदा व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देते भी पाया गया है। जिस किसी को भी इनकी जानकारी मिले वो उन्हें एक संदेश जरूर दे दे, भैया ट्रेजेडी वाल, तुम जहाँ कहीं भी हो वापस घर आ जाओ, तुम्हारे किए वादों के लिए तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, पर अगर तुम नहीं आए तो हम दिल्ली के आम मतदाता भारत के अन्य मतदाताओं को क्या मुंह दिखाएंगे। मालूम पड़ने पर आप इस पते पे जानकारी दे सकते हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अब आप स्वयं बताइए, क्या आप महंगाई और भ्रष्टाचार से देश की जनता का खून चूसने वाले और उसके इशारे पर देशभक्तों का मार्ग रोकने के लिए षड्यंत्र करने वाले ठग केजरीवाल जैसे का समर्थन कर क्या आप देशद्रोह का पाप करना चाहेंगे? आज सारे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर बहुत ही आशा से देख रही है। देश के कोने कोने से एक ही आवाज गूंजती है, मोदी मोदी मोदी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ता था, वो कौन सी प्रेरणा थी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के फद्दे पर चढ़ने के लिए लालायित हुआ करते थे। जो आग आजादी के लिए उस समय थी, जो तड़पन आजादी को पाने के लिए उस समय थी, आजादी को पाने के लिए लोग अपनी जवानी जलों में खपा देते थे। भाइयों बहनों, आजादी के इतने सालों के बाद ये 2014 का चुनाव उस तड़पन को लेकर के आया है। उस समय आजादी के लिए लोगों को मरने का मौका मिला, अब स्वराज्य के लिए जीवन दिया। नई पीढ़ी सुराज्य के लिए जीवन देने के लिए तड़प रही है। और भाइयों बहनों, ये गुड गवर्नेंस ये कोई अमीरों के लिए नहीं होता है। अमीर लोग सरकारें खरीद सकते हैं। गुड गवर्नेंस गरीब के लिए होता है, सामान्य वंचितों के लिए होता है, दलित के लिए होता है, पीड़ित के लिए होता है, शोषित के लिए होता है। अगर सुशासन है तो सरकारी स्कूल अच्छी चलेगी, तो गरीब के बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी। सुशासन नहीं होगा तो गरीब का बच्चा बेचारा वहीं रह जाएगा। और इसलिए सुशासन तय प्रकार की घिसी पीटी आवाज बहुत सुन चुके हैं। देश ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय करें कि देश को किसके भरोसे तो किसके हाथ में सलामती के साथ देना है। फिर बिल नहीं चाहिए, पॉलिटिकल बिल चाहिए और करने के लिए दिल चाहिए। भाइयों बहनों, एक बहुत सुन चुके हैं। देश को एक सुन लिया
अब देश को एक्शन चाहिए। नक्कर विकास के लिए डेवलपमेंट चाहिए, डिलीवरी चाहिए। मेरे देशवासियों, देश कमिटियों के बोझ से दब रहा है। हमें कमिटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए और देश के लिए कमिटमेंट चाहिए। कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी एक सोच है। हम भी मानते हैं, बिना सोच के न कोई दल हो सकता है, न कोई आंदोलन हो सकता है। लेकिन कठिनाई ये है कि आज कांग्रेस के पास सोच है कि नहीं है, कैसी सोच है, कौन सी सोच है, वो तो एक बात है। लेकिन देश इतना जरूर जानता है कि कांग्रेस पार्टी सोच में पड़ी हुई है। मैं कहना चाहता हूं, आपकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है, और देशवासी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, मेरे भारत के भाइयों बहनों, कि आप मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिए। उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छाता है। ये कहा था, हनी भी है। उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छाता है। हमारी सोच है भारत हमारी माता है। उनकी सोच है गरीबी ये मन की अवस्था है। हमारी सोच है गरीब हमारे लिए दरिद्र नारायण है। वे कहते हैं हम जब तक गरीब की बात नहीं करें मजा नहीं आता, और हम जब गरीब की बात को सुने, उसे याद करें, तो दर्द से हम रात भर सो नहीं पाते। उन्हें मजा नहीं आता, हमें नींद नहीं। ये दो सोच में फर्क है। उनकी सोच है पैसे पैर पर नहीं उगते हैं। हमारी सोच है पैसे खेत और खलिहानों में उगते हैं और मजदूरों के पसीने से पलते हैं। ये हमारी सोच है। उनकी सोच है समाज तोड़ो, राज करो। हमारी सोच है समाज को जोड़ो, विकास करो। ये फर्क है। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। उनकी सोच है राजनीति सब कुछ है, हमारी सोच है राष्ट्र नीति सब कुछ है। उनकी सोच है सत्ता कैसे बचाएं, हमारी सोच है देश कैसे बचाएं। उनकी सोच है देश वो चलाएंगे जिनके दिल में कांग्रेस है। हमारी सोच है टिकट उनको मिलेगी जिनके दिल में भारत माता है। ये सोच में फर्क है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम चुनाव के मैदान में खड़े हैं, तब मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि पिछले 60 साल आपने शासकों को चुना है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र मंच से मेरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके, 60 महीने एक सेवक को देके देखो। देश को शासक नहीं, सेवक की जरूरत है। और लोकतंत्र की मांग यही है कि देश की सेवा करने का हर किसी को अवसर मिले। भाइयों बहनों, आज जब हम आने वाले भविष्य का एक खाका खींच रहे हैं, तब देश के सामने महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है।
गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। मां, बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पीते सोते हैं। क्या भाइयों बहनों, क्या महंगाई को रोका नहीं जा सकता है? क्या कोई उपाय नहीं है? भाइयों बहनों, आज देश की स्थिति क्या है? हमारे पास कोई रियल टाइम डाटा ही नहीं होता है। क्या हो रहा है? एक तरफ देश में जरूरत हो, उसी को दूसरे रास्ते से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। देश भूखा मरता है और फिर उसी चीज को फिर इंपोर्ट किया जाता है। पता नहीं कौन सा कारोबार होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा आग्रह है और हमें विश्वास है कि सामान्य व्यक्ति को महंगाई का मार झेलना न पड़े, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन न हो। और इसलिए एक प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड की रचना होनी चाहिए देश में, और प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के द्वारा, सरकार के द्वारा इंटरवेन करके गरीब की थाली को हमेशा सलामत रखा जाए। देश के नागरिक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, इतना ही मकसद नहीं है। सिर्फ मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इतना भी सिर्फ मकसद नहीं है। लेकिन देश की जनता का एक और मकसद है, और वो मकसद है देश को बर्बाद करने वालों को सजा करने का। और देश की जनता इस बार जिन जिन लोगों ने देश को तबाह किया है, बर्बाद किया है, मैं आपसे एक नारा बुलवाता हूँ, बोलोगे? दोनों मुट्ठी बंद करके ऊपर हाथ करके बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलिए वंदे 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 वंदे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो चाहते हैं जागे ना कोई, ये रात ये अंधकार चले, हर कोई भटकता रहे यूं ही, और देश यूं ही लाचार चले। पर जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा। हर भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।